प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय माता दी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान साइंस का जो चैप्टर नंबर 11 है आपके फिजिक्स का विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, तो इस चैप्टर के कंप्लीट हैंड रिटन कलरफुल और बेस्ट नोट्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर आपने इन नोट्स को अच्छे से तैयार कर लिया तो साइंस के पेपर में आप तहलका मचा सकते हैं। साइंस के पेपर में आप फुल मार्क्स वो अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स खरीदने हैं, ये नोट्स आपको परचेज करने हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिए गए हैं इन नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। और साथ साथ में अगर आप इन नोट्स को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक आप देख सकते हैं, इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है आपके विद्युत परिपथ, यानी विद्युत परिपथ आपके क्या होता है। और इससे पहले मैंने एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान के सभी चैप्टर हैं वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर विद्युत परिपथ के बारे में दिया गया है कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। तो किसी विद्युत धारा के सतत और बंद परिपथ को, बंद पथ को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी किसी विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को क्या कहा जाता है, विद्युत परिपथ कहा जाता है। और ये आपके विद्युत परिपथ का डायग्राम है, चित्र है, इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एमीटर है आपके और यहाँ पर कुंजी है। ओके, ये आपके विद्युत परिपथ का चित्र है, तो ये भी आपको अच्छे से बनाना है। उसके बाद में विद्युत जो धारा है, विद्युत धारा है उसको हम कौन से यंत्र से मापते हैं, एमीटर, जिसको ए से प्रदर्शित करते हैं, ए से दर्शाते हैं। तो विद्युत धारा है उसको एमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है और इसे सदैव परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यह आपको जरूर याद रखना है कि विद्युत धारा है उसको एमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है और इसे सदैव परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि विद्युत धारा को कौन सी युक्ति से, कौन से यंत्र से मापा जाता है, तो उस यंत्र का नाम लिखिए। तो उस यंत्र का नाम होगा आपके एमीटर। और इसको हम कौन से क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। दिए गए परिपथ चित्र में एक बल्ब है और एक एमीटर है और एक बैटरी और एक कुंजी, ये सभी कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, ये आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कुंजी के को ऑन करने पर परिपथ है उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। यानी कुंजी का काम क्या है, जैसे ही हम कुंजी को ऑन करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे, उसको चालू करेंगे, तो जो परिपथ है, जो विद्युत परिपथ है उसमें जो धारा है, जो करंट है वो प्रवाहित होने लगती है और जो बल्ब है वो जलने लगता है। तो इस प्रकार से परिपथ में प्रोसेस होती है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपकी विद्युत धारा। अब विद्युत धारा क्या होती है, तो विद्युत धारा आप देख सकते हैं इसकी परिभाषा की विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। और विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित किया जाता है, आई से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका एक सूत्र है जिससे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को निकालने में हमारी हेल्प होती है। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमें सूत्र अप्लाई करना होता है। तो विद्युत धारा का सूत्र है आपके I बराबर Q बट्टा T। यहाँ पर I है आपके जो विद्युत धारा है उसका सिंबल है और Q क्या है आपके विद्युत आवेश है और T आपके क्या है, समय है। जहाँ Q विद्युत आवेश है और विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, जिसको C से प्रदर्शित करते हैं। यानी विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, जिसको C से प्रदर्शित करते हैं। और एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आपने इन नोट्स को अच्छे से तैयार कर लिया तो इसके अलावा कोई भी बुक्स है वो आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद में देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है जिसको हमने हाईलाइट किया है। एग्जाम के अंदर सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। अच्छे से आपको याद करना है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। यानी जितने भी यूनिट है, जितने भी मात्रक है आपकी भौतिक राशियों के, वो सारे आपको याद करने हैं। इनमें से एक या दो क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम और विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। और इसका नाम है वो फ्रांस के वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। उसके बाद में देखिए 1 एम्पियर की परिभाषा,
यानी 1 एम्पियर की परिभाषा आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो 1 एम्पियर की परिभाषा हम एक सूत्र है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, I बराबर Q/T। इस सूत्र से हम 1 एम्पियर की परिभाषा बना सकते हैं। यानी I आपके क्या है, धारा है जिसको हम 1 एम्पियर मानेंगे, और Q आपके है आवेश जिसको हम 1 कूलाम मानेंगे, और T आपके समय है जिसको हम 1 सेकंड मानेंगे। अब इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि Q बराबर 1 कूलाम, T बराबर 1 सेकेंड। तो I बराबर Q/T, जहां 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड बराबर क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। और अब इसकी जो परिभाषा है वो किस प्रकार से आपको लिखनी है कि किसी परिपथ में चालक के अंदर से 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो तो उत्पन्न होने वाली जो धारा है वो 1 एम्पियर होती है। ये आपको याद करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके विद्युत विभव। आप देखिए प्यारे बच्चों, विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, विद्युत विभव कहलाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और विद्युत विभव है उसको हम V से प्रदर्शित करते हैं, और V बराबर क्या होता है, W/Q। ये सूत्र आपको याद रखना है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर जिसको हमने हाईलाइट किया है, अच्छे से आपको याद करना है कि विद्युत विभव है उसका SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, वोल्ट होता है। और हरे कृष्णा सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक दे रखा है वो है आपके विद्युत विभवांतर। अब विद्युत विभवांतर क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है कि किसी धारावाही विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच किसी विद्युत विभवांतर को उस कार्य के द्वारा परिभाषित किया जाता है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। किसी धारावाही विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच किसी विद्युत विभवांतर को उस कार्य के द्वारा परिभाषित किया जाता है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। और इसका फॉर्मूला है कि 2 बिंदुओं के बीच अगर आपको विभवांतर ज्ञात करना है, V आपको फाइंड करना है, तो इसका सूत्र होगा किया गया कार्य यानी W बटे आवेश यानी Q। इसलिए हम लिख सकते हैं V बराबर W बटे Q। उसके बाद में देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हमने हाईलाइट किया है, अच्छे से आपको याद रखना है। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। यानी एक तो विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है और एक विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। और जय माता दी आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी बच्चों के, सभी स्टूडेंट्स के साइंस में फुल मार्क्स आएंगे। उसके बाद में देखिए 1 वोल्ट की परिभाषा। अब 1 वोल्ट की परिभाषा आप किस प्रकार से बना सकते हैं, तो एक सूत्र अभी हमने पढ़ा है V बराबर W बटे Q, उस सूत्र से आप बना सकते हैं। जैसे W है आपके कार्य, तो W बराबर 1 जूल और Q बराबर क्या होगा, 1 कूलाम, तो क्या होगा, 1 वोल्ट प्राप्त होगा। ओके, अब इसकी परिभाषा हमें किस प्रकार से लिखनी है, यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने पर 1 जूल कार्य किया जाता है। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने पर 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वो कितना प्राप्त होगा, 1 वोल्ट प्राप्त होगा। ये आप परिभाषा लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट है, इस नोट को आपको जरूर पढ़ना है। इस नोट से आपके क्वेश्चन बन सकता है कि विभवांतर का मापन है वो कौन से यंत्र के द्वारा किया जाता है, वोल्टमीटर के द्वारा किया जाता है। जैसे हम विद्युत धारा को एमीटर नामक यंत्र से मापते हैं, उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, विभवांतर है उसका मापन कौन से यंत्र से किया जाता है, वोल्टमीटर से किया जाता है। और एमीटर है उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो वोल्टमीटर को हम कौन से क्रम में जोड़ेंगे, पार्श्व क्रम, या फिर आप लिख सकते हैं समांतर क्रम। ओके, इसमें इसको जोड़ा जाता है। उसके बाद में देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हमने हाईलाइट किया, बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां से क्वेश्चन है वो एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि आदर्श वोल्टमीटर, एक तो प्यारे बच्चों आदर्श वोल्टमीटर होता है और एक आदर्श एमीटर होता है। जैसे हम बात करें आदर्श वोल्टमीटर की, तो आदर्श
आदर्श वोल्टमीटर है उसका रेसिस्टेंस है, उसका प्रतिरोध है वो कितना होता है, अनंत होता है। और आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध है, जो रेसिस्टेंस है वो शून्य होता है, 0 होता है। ये आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में है विद्युत परिपथ आरेख। अगला जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी बार इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है कि कोई भी विद्युत परिपथ अनेक विद्युत अवयवों जैसे सेल, प्लग, कुंजी, संयोजी तार आदि से मिलकर बना होता है। इन्हें परिपथ में प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि विद्युत परिपथों में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक। तो कौन कौन से अवयव विद्युत परिपथ में उपयोग में लिए जाते हैं। तो इसमें पहला है प्यारे बच्चों आपके पहला अवयव है आपके विद्युत सेल। और विद्युत सेल का जो प्रतीक है वो इस प्रकार से बनाया जाता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। और दूसरा अवयव है आपके बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। तो बैटरी अथवा सेलों का संयोजन है वो इस प्रकार से किया जाता है। और तीसरा है आपके खुली प्लग, कुंजी अथवा स्विच। तो खुली प्लग, कुंजी या स्विच का ये आपके प्रतीक होगा। और बंद प्लग, कुंजी अथवा स्विच है तो इसका ये प्रतीक होगा। और पांचवा अवयव आपके दे रखा है तार संधि। तो तार संधि का प्रतीक ये होगा। और छठा आपके दे रखा है बिना संधि के तार क्रॉसिंग। तो बिना संधि के तार क्रॉसिंग है उसका प्रतीक इस प्रकार से आपको बनाना है। और सातवां है आपके विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब का जो प्रतीक है वो इस प्रकार से बनाना है। और प्रतिरोधक का जो प्रतीक है वो आपको इस प्रकार से बनाना है। परिवर्ती प्रतिरोध है उसका जो प्रतीक है वो जो साइंबल है वो आपको आप इस प्रकार से बना सकते हैं या फिर इस प्रकार से भी बना सकते हैं। इसके दो साइंबल दे रखे हैं, परिवर्ती प्रतिरोध या फिर इसको धारा नियंत्रक भी हम बोल सकते हैं। और एमीटर का जो संकेत है वो इस प्रकार से बनाना है। वोल्टमीटर का जो संकेत है वो आपको इस प्रकार से बनाना है। ओके, उसके बाद में देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे हल किया जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आप समझ सकते हैं कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो देखिए प्यारे बच्चों इसका विभवांतर हमें कितना दे रखा है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है वो हमें लिखना है। तो हमें विभवांतर दे रखा है 6 वोल्ट। ओके, और एक कूलाम आवेश दे रखा है। तो क्यू का मान कितना दे रखा है, 1 कूलाम। हमें ऊर्जा ज्ञात करनी है यानी डब्लू हमें ज्ञात करना है। तो डब्लू है V, Q और W, इन तीनों में क्या संबंध होता है, इन तीनों में संबंध होता है V बराबर W बट्टे Q। अब V का मान 6 दे रखा है बराबर W का मान हमें ज्ञात करना है बट्टे में 1 यानी आवेश 1 है। इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो W को 1 से गुणा करेंगे, 6 के बट्टे में कोई नंबर नहीं 1 रख लेंगे। तो W को 1 से गुणा करेंगे W, और 6 को 1 से गुणा करेंगे 6। अब जो ऊर्जा है, कार्य है, वो किस में मापी जाती है, जूल में मापी जाती है। तो इसका उत्तर है वो जूल में आएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो उस युक्ति का नाम क्या है प्यारे बच्चों, विद्युत सेल है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके ओम का नियम। ओम का नियम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर अच्छे से आपको याद रखना है इसको भी। ओम का नियम क्या है कि सन 1827 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने यह बताया कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई है, ताप है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, आदि स्थिर है, आदि नियत है। तो उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V उसमें प्रवाहित धारा I के क्या होता है, समानुपाती होता है। और इसे हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। और ओम का नियम है आपके V समानुपाती I। अब यहाँ पर जो समानुपाती का जो चिन्ह है, जो साइंबल है, उसको हटाने के लिए हमें एक नियतांक की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो V बराबर IR। ओके, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर इस सूत्र को आपको अच्छे से याद रखना है, इससे काफी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो बनेंगे। तो जहां R है वो एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को प्यारे बच्चों R से दर्शाते हैं। ओके, और प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत धारा के मार्ग में रास्ते में रुकावट डालने का कार्य करता है। तो प्रतिरोध का काम क्या है, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालना।
ओके। और उसके बाद में देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हमने हाईलाइट किया है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक प्यारे बच्चों ओम होता है और ये ओम का सिंबल है आपके। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 1 ओम की परिभाषा। अब 1 ओम क्या होता है, 1 ओम की परिभाषा आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो देखिए ओम के नियम से हमने एक सूत्र पढ़ा है आई आर बराबर वी। ओके, तो आर बराबर हम लिख सकते हैं वी अपॉन आई, जहां पर वी का मान है 1 वोल्ट और आई का मान 1 एम्पियर है। तो प्रतिरोध क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 ओम होगा। अब इसकी परिभाषा हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट है। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उससे 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 ओम होगा। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है और उससे 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक का रेसिस्टेंस, उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 ओम होगा। यह आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में है परिवर्ती प्रतिरोध, जिसको हम धारा नियंत्रक भी कहते हैं। तो परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है कि स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले अवयव को क्या कहा जाता है, परिवर्ती प्रतिरोध या फिर धारा नियंत्रक कहते हैं। उसके बाद में देखिए धारा नियंत्रक क्या होता है, धारा नियंत्रक की क्या परिभाषा होती है, तो धारा नियंत्रक की परिभाषा होती है कि किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति को हम क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जो प्रयुक्त युक्ति है उसको हम धारा नियंत्रक कहते हैं। उसके बाद में अगला टॉपिक है आपके ओम के नियम के अनुसार विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ, यानी R बराबर V अपॉन I के अनुसार भौतिक अवस्थाएं न बदलें तो प्रतिरोध का जो मान है वो नियत रहता है। अतः ऐसी रेखा जो धारा अक्ष के साथ एक नियत कोण बनाती है और यह नियत प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। रेखा की जो प्रवणता है उसको हम टेन थीटा के रूप में प्रदर्शित करेंगे और टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल हम लिख सकते हैं वाई एक्स अपॉन एक्स एक्स और इक्वल में है आपके वी अपॉन आई। तो प्यारे बच्चों डियर स्टूडेंट, टेन थीटा के इक्वल में क्या आएगा, आपके रेसिस्टेंस आएगा, प्रतिरोध आएगा, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ग्राफ को आप समझ सकते हैं, यानी धारा और विभवांतर के मध्य जो ग्राफ है उसमें हमें एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है और ये सीधी रेखा प्यारे बच्चों क्या है, आपके प्रतिरोध है आर है और यहाँ पर एंगल है आपके जिसको हमने थीटा से प्रदर्शित किया है। यहाँ पर विभवांतर है और यहाँ पर क्या है, धारा है। ओके, उसके बाद में देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि आर समानुपाती किसके है, कोण के है। ओके, और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपके, अगला टॉपिक है चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपके यहां से क्वेश्चन रिपीट होता है हर बार आपके कि चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से कारक है वो प्रभावित करते हैं, तो इसमें पहला कारक है आपके लंबाई। ओके, जिसको अंग्रेजी में लेंथ बोला जाता है। किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध है वो बढ़ता है, यानी किसी चालक की लंबाई को अगर हम बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। तो R समानुपाती L, ये हम लिख सकते हैं। दूसरा कारक क्या है आपके, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, किसी चालक तार का प्रतिरोध R उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों R व्युत्क्रमानुपाती L अपॉन A, या फिर हम लिख सकते हैं
आर बराबर रो, ये जो P का निशान है इसको हम रो बोलेंगे, और L/A, जहां रो एक नियतांक है जिसे चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यानी विद्युत प्रतिरोधकता को हम क्या कह सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हमने हाईलाइट किया है, और यहां से क्वेश्चन है वो एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि विशिष्ट प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है, ओम गुणा मीटर होता है, ओम गुणा मीटर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए तीसरा कारक क्या है जो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करता है, तो तीसरे कारक का नाम है आपके ताप का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो ताप का प्रभाव है वो किस प्रकार से चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करता है, तो चालक तार का प्रतिरोध ताप के समानुपाती होता है। चालक तार का प्रतिरोध है वो ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात ताप बढ़ने के साथ साथ चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता है, और इसको हम लिख सकते हैं R समानुपाती T। उसके बाद में देखिए यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफी बार आपके पूछा जाता है, इस बार भी आपके एग्जाम में आ सकता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, विद्युत बल्ब का जो तंतु है या विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो कौन सी धातु का बना होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। उसके बाद में है प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध, जो दो प्रकार का होता है, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन होता है और दूसरा होता है आपके पार्श्व क्रम जिसको हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, और श्रेणी क्रम संयोजन के द्वारा हम तुल्य प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध है, उसको उसका जो फार्मूला है, उसका जो सूत्र है उसको हम किस प्रकार से स्थापित कर सकते हैं। और समांतर क्रम संयोजन क्या है, समांतर क्रम संयोजन के द्वारा कुल प्रतिरोध के सूत्र को हम किस प्रकार से स्थापित कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट ये जो अगला टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो ये जो परिपथ चित्र आप देख रहे हैं ये आपके श्रेणी क्रम संयोजन का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन प्रकार के प्रतिरोध है, R1, R2 और R3। यहाँ पर विभवांतर है आपके, और यहाँ पर एमीटर है, यहाँ पर K यानी कुंजी है। अगर हम कुंजी को ऑन करेंगे तो इस पूरे परिपथ में धारा है वो प्रवाहित होने लगती है। तो ये आपके परिपथ चित्र दिया गया है। अब देखिए श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो इस प्रकार के संयोजन में, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में चित्र की तरह पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरा सिरा है वो तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है, और यह क्रम निरंतर चलता रहता है। इस क्रम को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब श्रेणी क्रम संयोजन से देखिए प्यारे बच्चों, हम तुल्य प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध है, उसके सूत्र को हम किस प्रकार से स्थापित कर सकते हैं। तो ये हम कौन से नियम से ज्ञात करेंगे, ओम के नियम से ज्ञात करेंगे। तो ओम के नियम से हम लिख सकते हैं V बराबर IR, और प्रथम प्रतिरोध के लिए अगर हमें ज्ञात करना है तो हम लिख सकते हैं कि V1 बराबर IR1, इसको हम समीकरण 1 बनाएंगे। और दूसरा प्रतिरोध है, द्वितीय प्रतिरोध है, उसके लिए अगर हमें ज्ञात करना है तो V2 बराबर हम लिख सकते हैं IR2, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। और तृतीय प्रतिरोध है, तीसरे प्रतिरोध के लिए अगर हमें ज्ञात करना है तो V3 बराबर IR3, इसको हम समीकरण 3 मानेंगे। उसके बाद में देखिए श्रेणी क्रम है उसमें कुल विभवांतर, उसमें कुल विभवांतर क्या है आपके, यानी सबसे पहले ओम का नियम लिखें, V बराबर क्या होता है IR। तो हम सबसे पहले V को प्रूफ करेंगे, तो V है आपके कुल विभवांतर है, और V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये कुल विभवांतर ज्ञात करने का सूत्र है। उसके बाद में देखिए समीकरण 1, 2, 3 और 4 से IR बराबर क्या होगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, और यहां पर देखिए I इसमें हम कॉमन लेंगे, I क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो I से I कैंसिल, तो ये आपके बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये प्यारे बच्चों आपके क्या है, कुल प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध है। तो श्रेणी क्रम संयोजन के द्वारा हम इस प्रकार से कुल प्रतिरोध के सूत्र को स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद में ध्यान रखने योग्य तथ्य। अब ध्यान रखने योग्य कौन कौन सी बातें हैं जो श्रेणी क्रम संयोजन में हमें याद रखनी है। तो इसमें पहला
पहला तथ्य दे रखा है, पहला फैक्ट दे रखा है कि श्रेणी क्रम संयोजन है उसमें प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली जो धारा है उसका मान समान होता है। बस आपको यही याद रखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन है उसमें धारा I का मान समान रहता है प्रत्येक प्रतिरोध के लिए। और दूसरा जो तथ्य है वो दिया गया है कि श्रेणी क्रम संयोजन है उसमें विभिन्न प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, ये आपको याद रखना है। और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन है उसमें अधिक प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में आप अधिक से अधिक प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा क्रम है आपके समांतर क्रम संयोजन, जिसको हम पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। तो ये आपके परिपथ चित्र है। ओके, अब देखिए किसी भी प्रतिरोध को अगर आपको समांतर में जोड़ना है तो इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं, इस प्रकार के क्रम से आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद में देखिए समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों का एक एक सिरा एक संधि पर और दूसरा सिरा दूसरी संधि पर जोड़ देते हैं। इस संयोजन को क्या कहा जाता है बच्चों, समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। और उसके बाद में देखिए समांतर क्रम संयोजन के द्वारा तुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध है उसका सूत्र स्थापित करना। तो ये हम किससे ज्ञात करेंगे, ओम के नियम से। ओम का नियम है आपके I R बराबर V, तो हम लिख सकते हैं I बराबर V अपॉन R। अब देखिए प्रथम प्रतिरोध के लिए अगर हम ये सूत्र अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा I1 बराबर V अपॉन R1, और द्वितीय प्रतिरोध के लिए बनेगा I2 बराबर V अपॉन R2, और तीसरे प्रतिरोध के लिए क्या बनेगा I3 बराबर V अपॉन R3। और इन तीनों को हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। और यहाँ पर कुल धारा अगर I है, प्यारे बच्चों कुल धारा अगर I है तो I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। और अगर हम कुल प्रतिरोध V अपॉन R माने तो तीनों समीकरणों से हम लिखेंगे V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। उसके बाद में देखिए V अपॉन R, यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे, V कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3, और V से V क्या होगा, कैंसिल होगा। तो ये बचेगा प्यारे बच्चों 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R3। इस प्रकार से ये आपके समांतर क्रम संयोजन पार्श्व क्रम संयोजन है उससे तुल्य प्रतिरोध का सूत्र है आपके। और पार्श्व क्रम में समांतर क्रम संयोजन है उसमें कौन कौन से ध्यान रखने योग्य तथ्य हैं, कौन कौन सी बातें हैं। तो इसमें पहली बात आपको याद रखनी है कि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो क्या होता है बच्चों, समान होता है। और दूसरी बात है कि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली जो धारा है, जो करंट है, उसका मान क्या होता है, अलग अलग होता है। और तीसरा पॉइंट है, तीसरी जो बात है वो आपको याद रखनी है कि समांतर क्रम संयोजन है उसमें कम प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है। समांतर क्रम संयोजन में कम प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है, जबकि श्रेणी क्रम संयोजन है उसमें अधिक से अधिक प्रतिरोध हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में अगला टॉपिक है आपके विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, ये एक घटना होती है, वह घटना जब किसी चालक जैसे तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चालक गर्म हो जाता है, वह चालक क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। और विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, बदल जाती है। और यह प्रभाव चालक के प्रतिरोध, प्रवाहित धारा और समय पर निर्भर करता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जूल का तापन नियम। यानी जो जूल का नियम है वो क्या होता है, तो किसी निश्चित ताप पर किसी प्रतिरोध तार में ऊष्मा उत्पन्न होने की दर उसमें बहने वाली धारा के वर्ग के अथवा चालक के विभवांतर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, और यही जूल का नियम कहलाता है। और ये जूल के नियम का सूत्र है आपके H बराबर I² RT, जिससे हम काफी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उनको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने लिया है, काफी इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है 20 ओम प्रतिरोध कि कोई विद्युत स्त्री है वो 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा हमें ज्ञात करने हैं। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 20 ओम प्रतिरोध दिया गया है, यानी R का मान कितना दे रखा है 20 ओम, और एम्पियर में आपको धारा दी गई है, विद्युत धारा का मान
मान यानी I का मान कितना दिया गया है 5 एम्पियर और 30 सेकंड यानी टाइम हमें कितना दिया गया है 30 सेकंड। अब हमें उष्मा ज्ञात करनी है। उष्मा को हम क्या कहते हैं H से प्रदर्शित करते हैं, तो H बराबर I² RT, यह आपके क्या होता है फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। अब H बराबर I का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर गुणा R का मान 20 है गुणा T का मान है 30। अब इसको सोल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर बच्चों आपके 25 होता है और उसके बाद में गुणा में 20 को हम 30 से गुणा करेंगे तो बच्चों ये आएगा आपके 600। अब 600 को हम किससे गुणा करेंगे 25 से गुणा करेंगे तो ये आएगा डियर स्टूडेंट प्यारे बच्चों 15,000। और उष्मा हमें ज्ञात करना है तो उष्मा का मात्रक क्या होता है जूल, तो इसका जो आंसर है वो किस में आएगा बच्चों जूल में आएगा। उसके बाद में अगला टॉपिक है आपके विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के अनुप्रयोग, यानी विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है उसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं। तो इसमें पहला अनुप्रयोग है कि विद्युत धारा जब उच्च प्रतिरोध से गुजरती है तो उसे गर्म कर देती है, जैसे विद्युत इस्त्री है, विद्युत टोस्टर है, विद्युत केतली है, विद्युत हीटर है आदि जूल के तापमान पर आधारित युक्तियां हैं। तो ये पहला अनुप्रयोग है। उसके बाद में दूसरा अनुप्रयोग दे रखा है आपको कि विद्युत बल्ब टंगस्टन के फिलामेंट से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अत्यधिक गर्म होकर क्या देता है प्रकाश देता है, यह आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में है विद्युत शक्ति। आप देखिए प्यारे बच्चों विद्युत शक्ति क्या होती है, इसको हम इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा अक्षय होने की दर यानी ऊर्जा या फिर कार्य करने की जो दर है उसको हम विद्युत शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर क्या कहलाती है विद्युत शक्ति कहलाती है। इसको हम P से दर्शाते हैं और यह आपके सूत्र है P बराबर W/T, यह आपको याद रखना है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको प्यारे बच्चों हमने हाईलाइट किया है, अच्छे से आपको याद रखना है कि विद्युत शक्ति है उसका SI मात्रक क्या होता है वाट होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है वाट, और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं किससे दर्शाते हैं W से दर्शाते हैं। और यहाँ पर विशेष तथ्य हैं विशेष बातें हैं जिनको आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस रिक्त स्थान अति लघुतरात्मक में पूछे जा सकते हैं कि 1 किलोवाट है उसमें कितने वाट होते हैं 1000 वाट होते हैं, और 1 अश्व शक्ति है वो कितने वाट के बराबर होती है 746 वाट के बराबर होती है। उसके बाद में देखिए 1 वाट को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, तो 1 वाट को अगर आपको परिभाषित करना है तो सूत्र आपको याद रखना है P बराबर W/T। यहाँ पर W आपके कार्य वर्क है तो कार्य हम 1 जूल लेंगे और जो समय है T है वो 1 सेकेंड लेंगे, तो हमारे पास जो शक्ति है वो कितनी प्राप्त होगी 1 वाट प्राप्त होगी। अब इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा अक्षय होती है तो शक्ति है वो क्या कहलाती है बच्चों 1 वाट कहलाती है। उसके बाद में देखिए फिर से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हमने हाईलाइट किया है कि विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है विद्युत शक्ति के द्वारा किया जाता है। विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण विद्युत शक्ति के द्वारा किया जाता है, और ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों एक इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा हमें ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, इस प्रश्न में हमें विभवांतर दे रखा है, कितना दे रखा है 50 वोल्ट, और आवेश कितना दिया गया है 96,000 हमारे पास आवेश है, हमें ज्ञात करना है W। तो W बराबर हम लिख सकते हैं V गुणा Q, और W बराबर V का मान है 50 और गुणा में Q का मान है 96,000। अब इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो ये संख्या हमारे पास आएगी जिसको हम किस में लिखेंगे जूल में लिखेंगे। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में अगला टॉपिक है आपके किलोवाट घंटा। अब किलोवाट घंटा क्या होता है कि घरों कारखानों तथा अन्य सभी कार्यों में व्यय होने वाली बिजली का मूल्य विद्युत ऊर्जा के आधार पर ज्ञात किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का मूल्य निकालने के लिए एक विशेष मात्रक जिसको किलोवाट घंटा या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट जिसको BTU का प्रयोग किया जाता है। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे हम क्या कहते हैं यूनिट कहते हैं। तो घरों कारखानों या अन्य सभी कार्यों में खर्च होने वाली बिजली है उसका मूल्य विद्युत ऊर्जा के आधार पर ज्ञात किया जाता है, और जो विद्युत ऊर्जा है उसका मूल्य निकालने के लिए
एक विशेष मात्रक होता है जिसको प्यारे बच्चों किलोवाट घंटा कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट जिसको BTU के नाम से जाना जाता है, और साधारण जो बोलचाल की भाषा में हम इसको क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में प्यारे बच्चों 1 किलोवाट घंटा। अब 1 किलोवाट घंटा क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, खर्च होती है, उसको हम क्या कहते हैं? 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हमने हाईलाइट किया है कि 1 किलोवाट घंटा यानी WKH 1 kWh जिसको हम यूनिट भी कह सकते हैं। 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं? 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। और ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको याद रखना है कि 1 किलोवाट घंटा या 1 kWh या फिर 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं? 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। और यहाँ पर एक नोट है, इस नोट को भी आपको अच्छे से याद रखना है, महत्वपूर्ण नोट है, आपके एग्जाम में आपको 1 नंबर दिला सकता है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? प्यारे बच्चों किलोवाट घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। और किलोवाट घंटा को हम किससे दर्शाते हैं? kWh से दर्शाते हैं। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 11 आपके विद्युत वाला जो अध्याय है, विद्युत वाला जो चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो लेसन है, वो आपके कंप्लीट मैंने इस वीडियो के अंदर नोट्स के माध्यम से दिया है। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और NCERT कक्षा 10 विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इन सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हैं।